हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। एक रजिस्टर्ड कंपनी का लीगल स्टेटस क्या होता है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। टाइप्स ऑफ अ कंपनी, पहला ही पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ अ कंपनी। तीन तरह की कंपनी है अभी फिलहाल इसके अंदर, जिसमें हमें लीगल स्टेटस इसका देखना है। पहला है हम प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक के बारे में पढ़ेंगे एंड वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या कहती है? जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो शेयर, और जहां पे मेंबर्स होते हैं आपके 2 और 200 के बीच में, ठीक है, और उनको कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स जहां पे आपके पास एटलीस्ट 7 मेंबर होंगे, और उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम आपको 7 चाहिए। एब्रीविएशन जो लास्ट में लगती है नाम के बाद, दैट इज द लिमिटेड। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ट्रांसफरेबिलिटी की, आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो अपने शेयर्स, एंड साथ के साथ आप रेज कर सकते हो क्या, पब्लिक डिपॉजिट। वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। वन पर्सन कंपनी मीन्स वन पर्सन, एक ही पर्सन होता है जो कंपनी को फॉर्मुलेट करता है। काफी हद तक इज अ प्राइवेट कंपनी विथ सिमिलर प्रोप्राइटरशिप एंड प्रिविलेजेस भी मिल जाते हैं यहाँ पे, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्टर और एक मेंबर होता है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 स्टेट्स ये कहता है कि एन ओपीसी इज अ कंपनी जिसके पास एक ही पर्सन होता है, और ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे ओपीसी के? सबसे पहला, the financial statement with respect to OPC may not include the cash flow statement. Cash flow statement की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेमोरेंडम जो होगा ओपीसी का, वो इंडिकेट करेगा नेम ऑफ द अदर पर्सन विथ हिज प्रायर रिटन कंसेंट। जब जो मेन कंसर्न है, जो मेन पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है उसके बिहाफ पे, या वो इनकैपेसिटी हो जाती है, उस टाइम पे वो जो दूसरा पर्सन होगा वो आकर काम करेगा। पढ़ते हैं इसको। नेम ऑफ द अदर पर्सन, उसका रिटन कंसेंट चाहिएगा प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्म में। हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तब वो मेंबर कंपनी में आएगा, उसका जो उसका रिटन कंसेंट है वो आएगा विद द रजिस्ट्रार, वो फाइल किया जाएगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ताकि ओपीसी अलॉन्ग विथ इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कभी ऐसे सर्कमस्टांस आती है तो ये पहले से फॉर्म क्या होता है, सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट, द वर्ड ओपीसी शैल बी मेंशन इन द ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी। नाम जहां पे होगा उसके नीचे ब्रैकेट में ओपीसी आपको देना होगा। इन रिलेशन टू वन पर्सन कंपनी, जो एनुअल रिटर्न होगी प्रॉपरली साइन की जाएगी बाय कंपनी सेक्रेटरी, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी भी साइन कर सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 114, कोई भी बिजनेस जो रिक्वायर्ड है टू बी ट्रांजेक्टेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग या अदर जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, चाहे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से करवाओ चाहे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ, इट शैल बी सफिशिएंट इफ, अगर यही केस इन केस ऑफ अ ओपीसी है तो रिजोल्यूशन प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाएगा बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। हर एक चीज मिनट बुक में एंटर की जाएगी एंड प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा अंडर सेक्शन 118। प्रॉपरली साइन किया जाएगा, मेंबर का डेट वगैरह जाएगी, और एंड सच डेट शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ द मीटिंग। ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के हम बियॉन्ड जाके बात करते हैं, वेयर देयर इज ओनली वन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ओपीसी, एनी बिजनेस जिसको रिक्वायर्ड है कि वो मीटिंग्स के थ्रू ट्रांजैक्ट हो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तब इन सच अ केस ओपीसी रिजोल्यूशन बाय सच डायरेक्टर एंटर करेगा मिनट्स बुक में, रिक्वायर्ड है, प्रॉपरली साइन करेंगे और प्रॉपरली उसमें डेट जाएगी और वो प्रॉपरली सबमिट किया जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का ये है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिनको अप्रूव करवाना बहुत जरूरी है, तब प्रॉपरली मीटिंग की जाएगी, मतलब पर्सन अकेला है वो खुद ही करेगा, प्रॉपरली उसको मिनट्स बुक में लिखेगा कि वो क्या चाहता है, प्रॉपरली साइन करेगा, डेट डालेगा, एंड वो डीम मानी जाएगी दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई।
जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे इंक्लूड करो उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपर्ली अप्रूव्ड करवाया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, साइन किया जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड बाय ओनली वन डायरेक्टर और सबमिट किया जाएगा, ठीक है। साथ साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी बनेगी। वन पर्सन कंपनी फाइल करेगी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली, कब, और साथ साथ उसके और भी सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच किए जाएंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जरूरी है विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वन पर्सन कंपनी, चाहे स्मॉल कंपनी हो या डोरमेंट कंपनी हो, shall be deemed to be compiled with the provisions of this section if at least one meeting of the board of director has been conducted in each half calendar year, मतलब 2 बार हाफ कैलेंडर ईयर, 6 महीने में एक बार, और 2 गैप में 2 मीटिंग्स के बीच का गैप 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 6 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। Provided that nothing contained in subsection of section 174 shall apply to one person company in which there is only one director on its board of directors, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मीन्स जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है अंडर द लॉ, इट इज अ रजिस्टर्ड विथ अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल हु आर इट्स मेंबर। तो जब वो इनकॉर्पोरेट होगी तो जो पर्सन होगा वो अपने मेंबर से जो अलग होगा उसकी एक अपनी पर्सनालिटी रहेगी, दैट इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। एक तरीके की वो सेपरेट लीगल एंटिटी बिंग करेगा जो उसके खुद के ओन नेम और एक्ट पे की जाएगी, जो कॉर्पोरेट नेम रहेगा। सील बनेगी प्रॉपरली, असेट्स सेपरेट किए जाएंगे डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, एंड एज सच इट इज कैपेबल ऑफ ओइंग प्रॉपर्टी, इंक्रिंग डेट्स, borrowing money, having a bank account, employ people, enter into contracts, sue भी कर सकता है, sued भी कर सकता है in such a manner, in the same manner जो भी एक individual करता है, that is a corporate personality. Its member are its owner, but they can be its creditors simultaneously as a separate legal entity. जो उसके मेंबर हैं वो एक तरीके के ओनर भी होते हैं और साथ साथ वो क्रेडिटर भी बन सकते हैं। शेयर होल्डर कैन नॉट बी लायबल for the acts of the company even if he holds virtual the entire share capital. Basically shareholder की liability नहीं बनती है, but yes जो corporate personality है जिसके नाम पे काम हो रहा है, जो मेन मतलब शेयर होल्डर के बिहाफ पे अगर कंपनी में काम कर रहा है उसकी liability बनती है, तो यहाँ शेयर होल्डर की liability नहीं बनेगी। नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी, जहां पे आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। कंपनी एक तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी है तो यहाँ पे भी मेंबर लायबल नहीं होते फॉर द डेट। लायबिलिटी मेंबर की लिमिटेड होती है, जितनी उनके पास नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होते हैं उतनी उनकी लायबिलिटी बनती है। इन नो इवेंट अ शेयर होल्डर कैन बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। शेयर होल्डर जितना उसका अनपेड वैल्यू है उतना ही पे करेगा, उससे ज्यादा शेयर होल्डर भी नहीं पे करेगा। अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो मेंबर वहां पे लायबल होता है पे करने का जितनी उसने गारंटी ली होती है, उससे बियॉन्ड वो भी पे नहीं करेगा। नेक्स्ट, देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस लिमिटेड लायबिलिटी, हाउएवर द कोर्ट्स में प्रिसाइज द कॉर्पोरेट विल अंडर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। मतलब कुछ ऐसे केसेस है जहां पे कॉर्पोरेट विल भी कोर्ट ले आते जहां पर कंपनी का नाम और डायरेक्टर्स अलग अलग मान जाते हैं और पर्दा उठ जाता है, ठीक है। मतलब अगर वहां पे अगर कंपनी के नाम से किसी भी डायरेक्टर ने गलतियां करी है, फ्रॉड करे हैं, तो वहां पे कंपनी अपनी अलग नाम की प्रेजेंट हो जाती है और जो फ्रॉड करता है उस पे लायबिलिटी आ जाती है, दैट इज द कॉर्पोरेट विल। It will look behind the corporate entity and take action as to no entity separate from its member existed and the make the member or the controlling person liable for debt and obligation of the company. यही पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया। कुछ केसेस में कॉर्पोरेट विल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, perpetual succession. मेंबर में कम, मेंबर में को, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। वेरिएशन इन मेंबर्स और आइडेंटिटी कभी भी लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी की खराब नहीं होने देते। तो कंपनी एक तरह से क्रिएशन ऑफ लॉ है और
डिसॉल्व सिर्फ तभी होगी एज पर द लॉ ओनली, ठीक है, मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेपरेट प्रॉपर्टी, एज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी कंपनी, as a corporate entity company is entitled to own and hold property in its own name, और डिस्पोज भी वो अपने ही नाम पे करती है, कोई भी मेंबर के नाम पे नहीं होता। नो मेंबर कैन क्लेम ओनरशिप ऑफ एनी आइटम ऑफ द कंपनीज एसेट, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स दैट इज कॉल्ड शेयर। शेयर एक तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो कंपनीज एक्ट में दी है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अंदर आपने क्या डाला है, क्या आपने ट्रांसफरेबिलिटी की क्लॉजेस डाले हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्शंस देता है कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट यस पब्लिक कंपनी के केस में आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट और बीच में है, हर एक मेंबर जो अपने शेयर्स ओन कर रहा है उसकी लिबर्टी है कि अगर वो डिस्पोज करना चाहता है डिस्पोज कर सकता है एज पर द हिज चॉइस एंड एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड। कोई भी कंपनी अपने आप में एक कॉर्पोरेट बॉडी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो खुद अपने नाम पे स्यू कर सकती है और स्यूड हो सकती है। बेसिकली अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई हम पर्सन के ऊपर एकदम से लीगल एलिगेशन नहीं लगते, एलिगेशन लगते सीधा कंपनी के नाम पे, ठीक है। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी वो कंपनी के अगेंस्ट ही जाएगी और उसके नाम पे ही जाएगी। द कंपनी में ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट एनीवन इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे ही वो लेता है। अगर इनकॉर्पोरेशन नहीं है एसोसिएशन का तब उसके मेंबर्स वगैरह के नाम पे भी एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनी। अब कुछ अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज के बारे में पढ़ते। पहला आता है जैसे स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में। स्मॉल कंपनी क्या होती है? कोई भी ऐसी कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करेगा, कितना, 50 लाख से ज्यादा नहीं करेगा, और हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, लेकिन वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। मतलब जिस भी कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में है तो वो हमारी कंपनी स्मॉल कंपनी में आ जाती है। जिनका टर्नओवर एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सीड नहीं करता 2 करोड़ से ज्यादा, या कोई हायर अमाउंट अगर प्रिस्क्राइब्ड है लेकिन वो भी 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो वो कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी। और स्मॉल कंपनी के लिए ये एक वर्ड आया हुआ है लॉ में, एंड। दैट मीन्स क्या? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, ये क्लॉज इन पे अप्लाई नहीं होगा। कोई होल्डिंग कंपनी है, कोई सब्सिडरी कंपनी है, सेक्शन 8 की कंपनी है, या कोई भी ऐसी कंपनी जो कोई स्पेशल एक्ट में फॉर्म की गई है। एडवांटेजेस क्या है स्मॉल कंपनी के? सबसे पहला, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लासिफाइड करती है स्मॉल कंपनी भी, प्रॉपर्ली साइन की जाएगी बाय कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और एनुअल रिटर्न ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लासिफाई नहीं करती क्या? स्मॉल कंपनी, बट लेकिन वो साइन की जाएगी बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। बोर्ड मीटिंग सेम कंडीशन रहेगी, ईच हाफ ईयर में आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी है और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लासिफाई नहीं करती उस कंपनी को एज ए स्मॉल कंपनी, तब एक मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, 4 बोर्ड मीटिंग होगी पूरे साल में, एक बोर्ड मीटिंग हर एक क्वार्टर में होगी और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर क्लासिफाई करती है किसी कंपनी को एज ए स्मॉल कंपनी, तब भी उनको जरूरत नहीं है क्या करने की? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। अगर वो क्लासिफाई नहीं करती है तब उनको CFS बनाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अगर प्राइवेट कंपनी क्लासिफाई होती है एज ए स्मॉल कंपनी तो उनको रोटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो क्लासिफाई नहीं होती है एज ए स्मॉल कंपनी और उनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, या पब्लिक बोरिंग्स या पब्लिक डिपॉजिट भी 50 करोड़ से ज्यादा है,
तब उस केस में उनको अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रोटेट करते रहना पड़ेगा 5 to 10 ईयर्स का, जो भी एज पर प्रोविजंस लगेंगे उन पे। नेक्स्ट आता है आपका होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 कंपनीज एक्ट की। होल्डिंग कंपनी मींस जो एक ऐसी कंपनी जो एक या एक से ज्यादा कंपनियों को होल्ड करके अपने साथ अपनी कंपनी में ज्वाइंट करती है, उन कंपनियों को हम सब्सिडरी बोलते हैं जो ज्वाइंट होती है, और जो मेन कंपनी होती है दैट इज द होल्डिंग कंपनी। इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज हैविंग द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है होल्डिंग कंपनी का, जिसके अंदर उसकी सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ज्वाइंट वेंचर की भी सारी डिटेल आती है। अगर होल्डिंग कंपनी के पास एक से ज्यादा सब्सिडरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर भी कंसोलिडेटेड बनाना है और उसी मैनर में बनाना है जो मैनर उसके पास वो पहले से बनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। बिल्कुल, होल्डिंग कंपनी को एक अपनी सेपरेट भी बनानी है और साथ के साथ कंसोलिडेटेड भी बनानी है, जिसमें अंदर उसका अमाउंट मतलब उसकी बैलेंस शीट की डिटेल, साथ के साथ उसके सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर की डिटेल, और ये सब एनुअल जनरल मीटिंग में भी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। बिल्कुल प्रॉपर डिस्क्लोज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट कितना है सब्सिडरीज में। डिस्क्लोजर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाएगा, जिसमें वो बताएंगे कि डिविडेंड कितना आया है फ्रॉम सब्सिडरी कंपनीज एंड प्रोविजन फॉर लॉसेस क्या है सब्सिडरीज के। ठीक है, एज पर सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 ये कहता है हर एक कंपनी जिसके पास सब्सिडरी या सब्सिडरीज हैं उनको एक सबमिट करनी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके साथ, एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रजिस्ट्रार को देना है कंपनीज के विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, साथ के साथ प्रिस्क्राइब फीस भी उनको सबमिट करनी होगी। ठीक है, इन केस द कंपनी हैज अ वेबसाइट, तो फोर्थ प्रोविजो ऑफ सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो भी कंपनी अगर प्लेस करती है ऑडिटेड अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी ऑन इट्स वेबसाइट अगर है, तो उनको एक कॉपी सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी लेनी पड़ेगी हर एक सब्सिडरी की। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी कहाँ डिफाइन है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। सब्सिडरी कंपनी मींस जो होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है जिन कंपनीज को। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस अ कंपनी जहां पे होल्डिंग कंपनी का क्या होता है, कंट्रोल होता है। किस चीज में कंट्रोल होता है कि सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो फाइनलाइज करते हैं, और एक्सरसाइज और कंट्रोल रहता है मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल शेयर कैपिटल आइदर ओन या टुगेदर विथ वन और मोर अदर सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का इसमें इतना राइट्स होता है, कोई भी एक पॉइंट रहता है तो ये सारी चीजें होल्डिंग कंपनी करती है। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी जो भी प्रिस्क्राइब की गई है shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed। मतलब अगर कुछ ऐसे क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी को भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो कितनी सब्सिडरी रख सकते हैं, वो उससे बियॉन्ड जाकर अपनी सब्सिडरी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये उनको अपना प्रोविजन फॉलो करना है एज पर कंपनीज एक्ट। की प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के रिलेटिंग टू द सब्सिडरी कंपनी? नेक्स्ट पॉइंट कहता है एज पर फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 ये कहता है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका? एनसीएलटी का, दैट इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्यों चाहिए आपको अप्रूवल? अगर आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर ऑप्ट करते हो तो, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के अलावा कोई आप फाइनेंशियल ईयर ऑप्ट करते हो तब आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। Where an Indian company is either a holding company or a subsidiary company of a company incorporated outside India and उनको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर चाहिए हो तो, ठीक है, अगर आउटसाइड इंडिया की कंपनी और उनको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर चाहिए तो आपको एनसीएलटी का क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ये कहता है सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी हमेशा वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 कहता है कोई भी कंपनी
जो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, उसको पब्लिक कंपनी ही हम मानेंगे। कोई भी सब्सिडरी कंपनी है उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ रिलेटेड पार्टी अगर वो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग कर रही है तो काम। नेक्स्ट आता है आपका प्रोविजन टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। ये कहता है सर्टेन क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी कैन हैव ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। काफी तरीके की, जैसे अभी हमने पढ़ा ही था पॉइंट में लास्ट में प्रोवाइडेड वाले में, कि हर एक क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी में डिफाइन किया गया वो कितनी सब्सिडरी रख सकते हैं, वो उससे ज्यादा ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेयर मीन सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी उसकी भी सब्सिडरी अगर वो बना रहे हैं और उस सब्सिडरी को उसकी होल्डिंग बना रहे हैं, उस केस की बात हो रही है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ये कहता है एसोसिएट कंपनी कभी भी इंक्लूड नहीं करेगी किसी सब्सिडरी कंपनी को। सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, वो कभी भी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकती एज पर सेक्शन 19 सबसेक्शन 1। एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ये कहता है कंपनी हमेशा प्रोहिबिट रहती है फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी अगर सब्सिडरीज है तो। प्रोविजन टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ये कहता है जो ऑडिटर होगा होल्डिंग कंपनी का वो एक्सेस कर सकता है रिकॉर्ड जो सब्सिडरी कंपनी के हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 कि कोई भी इंडिविजुअल जो डायरेक्टर है वो मैक्सिमम डायरेक्टर रह सकता है किसी भी 10 पब्लिक कंपनी में। अगर वो 10 कंपनी में से अगर अपना डायरेक्टरशिप रिवोक करता है तब वो प्राइवेट कंपनी मतलब आइदर होल्डिंग या सब्सिडरी में भी इंक्लूड करवा सकता है। एज पर सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 ये कहता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ मर्जर प्रोड्यूस ये भी अवेलेबल रहता है फॉर द मर्जर ऑफ अमलगमेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी अगर उसके पास होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी है तो। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है सेक्शन 185 डू नॉट अप्लाई टू लोन बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स ओन होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी कभी भी अपनी होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी या कोई गारंटी उनसे लोन सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर सकती एज पर सेक्शन 185। ठीक है, रूल्स भी है इसके लिए। रूल 10 सब रूल 1 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014। फर्दर सेक्शन 185 ये भी कहता है कि कोई भी गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स सब्सिडरी कंपनी भी नहीं होना चाहिए। मतलब सब्सिडरी कंपनी का कोई भी उनके लोन या गारंटी या सिक्योरिटी से लेना देना नहीं होना चाहिए। अ कंपनी शैल मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कभी भी 2 से ज्यादा लेयर वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी से नहीं लेगी। ठीक है, अगर इन्वेस्टर कंपनी अगर सब्सिडरी है it can have more than 2 layers of investment company for the purpose of meeting of the requirement under the law। लेकिन उससे ज्यादा नहीं, मतलब लेयर मतलब सब्सिडरी के नीचे भी सब्सिडरी उसके नीचे भी सब्सिडरी, तो जो अपर वाली सब्सिडरी वो सिर्फ उन दोनों से इन्वेस्टमेंट ले सकती है अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स रहे हैं आपके सब्सिडरी कंपनी के और ये आपको याद करने जरूरी है। तो आपका इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या इसमें हमें सेक्शंस भी रिकॉल रखने जरूरी है? बिल्कुल, अगर जितने अच्छे से सेक्शन लिखोगे नंबर अच्छे से मिल जाते हैं वहां पे। तो दिस इज ऑल योर छोटा सा टॉपिक था टाइप्स ऑफ अ कंपनी जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर और रहता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।